सुप्रभात। अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 11वीं हम आरोह और वितान में से लास्ट हमने दिवाली की छुट्टियों से पहले राजस्थान की रजत बूंदे 2 भागों में मैंने आपको स्मार्ट क्लास पर उसका पूरा सार सुनाया था। अब हम ये आशा तो नहीं कर सकते थे कि आप हमें यूँ ऑनलाइन सुनेंगे और हमें आपको ऐसे मोबाइल में पढ़ाना पड़ेगा, पर कुछ परिस्थिति ऐसी है कि फिर से बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसीलिए जो 23 नवंबर से स्कूल स्टार्ट होना था, शुरू होना था, वो अब नहीं हो पा रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कब हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को सुन पाएंगे, मिल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तब तक जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं, उसी तरह पढ़ते रहेंगे। अब राजस्थान की रजत बूंदे, मैंने आगे भी कहा कि ये पानी की किल्लत क्या होती है, पानी की कीमत क्या होती है, पानी कितना महत्वपूर्ण होता है। वो हमें यहाँ पानी की कभी किल्लत हुई नहीं, पानी का प्रश्न कभी हमारे सामने आया नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए थे। अगर पानी कितना कीमती है, पानी की मुश्किलें, पानी की किल्लत क्या होती है, वो जानने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। जहाँ हम गुजरात में रहते हैं वहाँ आसपास कहीं ऐसा एक विस्तार है नहीं, कच्छ के रण को छोड़कर वहाँ भी पानी का सोर्स है ही कि पानी की किल्लत नज़र आती हो। पर फिर भी ये राजस्थान की रजत बूंदे, रजत मतलब चांदी, कि जो पानी की बूंदे हैं उसे चांदी कहा है। राजस्थान की चांदी की बूंदे मतलब पानी की बूंदे। तो राजस्थान में पानी इतना कीमती क्यों है? तो राजस्थान की ज़्यादातर जमीन मरुभूमि है। मरु मतलब रेती, फलद्रुप नहीं है, हमारे जैसे खेती लायक नहीं है। वहाँ नीचे ज़मीन में बहुत नीचे तक पानी का सोर्स है और बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि आप 11th में आए हैं, जो वर्षा ऋतु चक्र आप पढ़ चुके हैं कि बारिश जब होती है तो बारिश का पानी का संग्रह कहाँ कहाँ होता है ज़मीन में। यहाँ तक कि ज़मीन में भी जहाँ मिट्टी होती है वहाँ उसका संग्रह होता है, वहाँ उसका स्रोत चलता है। तो उन प्रदेशों में कुएं द्वारा, बोरवेल द्वारा बहुत सारे तरीके हैं जिससे पानी खींचा जाता है, क्योंकि मिट्टी में पानी की बूंदों का संग्रह होता है। पर जहाँ मरुभूमि है, राजस्थान जैसी, कच्छ जैसी, रेताल है, वहाँ पानी की बूंदों का जमा नहीं होती, संग्रह नहीं होता। वो तो रेती के कण है, तो पानी नीचे धीरे धीरे धरातल तक पहुँच जाता है, जिसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसीलिए गुजरात में कई गाँवों में आपने कुएं देखे होंगे, विशाल कुआं, घर जितनी चौड़ाई, गोलाकार में। पर राजस्थान में कुई होती है। कुआ पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द बना दिया कुई। क्यों? क्योंकि वो साइज में, सर्कल में छोटी होती है। क्यों? वो पाठ में आपने भावार्थ में पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको पढ़ता हूँ, हो सके उतना प्रत्यक्ष रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र प्रस्तुत नहीं करता है। ये पाठ कोई राजस्थान की जल की समस्या का समाधान के रूप में नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ बिना मांगे मिल जाता है उसकी किसी को कदर नहीं है। आज हम किसी भी स्कूल की बिल्डिंग पर, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर लिखा दिखते हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि हमारे देश में भी पृथ्वी के आसपास 70% पानी है। हमारे शरीर में भी उतनी ही जरूरियात है कि पानी ही पानी है। तो पानी का बहुत महत्व है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन पानी की हर आहट की कलात्मकता अभिव्यक्ति है। ये निबंध के तौर पर नहीं है। ये पाठ निबंध के तौर पर नहीं है कि सीधा सीधा आपको कहे कि राजस्थान में कौन सी समस्या है, क्यों है और उसका समाधान क्या है।
ये आपको भाषा की ऐसी कलाकृति है कि आप इसमें खो जाएंगे, जैसे कविता सुनते हुए खो जाते हैं। ऐसा पाठ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। रेत में पानी की तलाश और कुएं निर्माण की प्रक्रिया, इसमें महत्वपूर्ण दो चीजें बताई है कि राजस्थान मरुभूमि में रेत में पानी की तलाश, और उसके बाद महत्वपूर्ण है घटना कि घटना कह रहा हूँ क्योंकि जो कुएं का निर्माण है कोई आसान काम नहीं है, वो मशीनों द्वारा नहीं इंसानों द्वारा बनाया जाता है, बहुत बुद्धि से सोच समझ कर ये बनाया जाता है। तो लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। इस पाठ का मैं सार नहीं समझाऊंगा, आपको प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा। प्रश्नों के उत्तर आप सुनेंगे तो आपको पाठ का सार भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि मैं पाठ की हर एक पंक्ति समझाऊं, पढ़ूं, समझाऊं, शब्दों के अर्थ समझाऊं। तो मैं प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रहा हूं कि पहला प्रश्न है कि कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती। आपने पाठ पढ़ा है, सुना है, तो उसमें क्या है कि कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती है। फावड़ा जिसे गुजराती में प लगाकर पावड़ा बोलते हैं। तो उसका उत्तर है कि कुएं का व्यास काफी छोटा है, संकरी जगह में फावड़े में खुदाई का काम नहीं किया जा सकता। कुएं का व्यास इतना छोटा है कि चेजारों को हाथ फैलाने की जगह भी नहीं मिलती। वे बसोली से धीरे धीरे मिट्टी की खुदाई करते हैं। फावड़े से खुदाई करने के लिए कम से कम 10 हाथ का घेरा चाहिए। इसी कारण फावड़े से कुएं की खुदाई नहीं की जा सकती है। अब आपने पाठ पढ़ा है, इसीलिए आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे, पर पाठ नहीं पढ़ा है तो दो चीजें इस पाठ में। पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस जगह पानी खुदाई करने से मिलेगा। तो पहले के समय में जो चेजारों में जो खुदाई करते थे और उनके सिवाय पानी कहाँ मिलेगा ये बताने वाले लोगों का बहुत सम्मान हुआ करता था, कि वो मरुभूमि में भी अपने कान की आहट लगाकर सुनते थे, अपना अनुमान लगाकर कहते थे कि इस जगह मिलेंगे। और ये कुएं खोदने वाले खास लोग को चेजारो कहा जाता था। अब चेजारो कुएं का व्यास कितना होता था कि आप जहां बैठे हैं उसके एक हाथ का गोलाकार घेरा आप चौक से बना देंगे, कुएं का व्यास बस उतना ही था, उसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई उतनी ही होती। क्यों? आप कहेंगे कि सर कुएं इतनी संकरी क्यों बनाई जाती? अगर कुएं जैसा विस्तार से बनाया जाता तो ज्यादा पानी निकल आता। तो उसका एक बात कहता हूं कि जैसे पानी का संग्रह कैसे होता है कि बारिश के होने से होता है, पर जब बारिश बनती कैसे, बादल कैसे बनते? देखिए गर्मी में बाष्पीभवन होकर भाप के रूप में ये बादल बनते हैं। तो अगर कुएं का मुंह सकरा न होकर फैला हुआ होगा तो जितना जमा पानी है वो भी रेत की गर्मी और सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ जाएगा। तो जितना संग्रह होगा उतना ही वो भाप बनकर निकल आएगा। इसीलिए वो भाप न बने, वहां उसका संग्रह हो, इसके लिए सकरी कुएं बनाई जाती है। अब महत्वपूर्ण बाबत यह है कि रेत को खोदते जैसे ही खोदा जाता है वैसे ही रेत तो नीचे ढलती जाएगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहां एक जंगली घास होता है, उसका बड़ा सा मोटा सा रस्सा बनाते हैं मिट्टी का मिश्रण करके, और दूसरे लकड़े के जो ब्लॉक होते थे जैसे जैसे खोदते जाते वो ब्लॉक से लट्ठे बनाकर रखे जाते और बड़ी सी रस्सी को उस गोलाकार में लपेटा जाता। मतलब कि ऊपर से नीचे तक कुएं ऐसे बनाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न, भूमि के अंदर भीषण गर्मी में चेजारों के लिए जाती हवा का प्रबंध कैसे किया जाता है? कि संकरी कुएं होती है। अब जैसे जैसे जमीन के अंदर आप नीचे जाओगे वैसे ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो संकरी कुएं में ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्था थी? तो कोई आधुनिक व्यवस्था तो है नहीं कि ऑक्सीजन के बॉटल का पाइप लेके वो जाए, लगाए और ऑक्सीजन ले। ये तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। तो वहां के बाहर खड़े लोग थोड़े थोड़े समय पर मुट्ठी भर रेत को बहुत तेज गति से नीचे फेंकते थे, ऊपर के लोग, और उसके सर पे
रेत की मार न लगे, इसीलिए वो तपेली जैसे आकार का स्टील का, लोहे का, किसी भी तरह का बर्तन सर पे रखता था ताकि सर पे वो लगे ना। और क्या होता था कि ऊपर से मुट्ठी भर रेत या मिट्टी फेंकने से क्या होता कि जो हवा का प्रेशर है, गर्म हवा बाहर आती और ऊपर की ठंडी हवा नीचे जाती। उसी तरह जो चेजारो है, जो कुई बना रहा है, उसे ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण प्रमाण में मिलती थी कि बाहर खड़े लोग थोड़े थोड़े समय पर मुट्ठी भर रेत बहुत तेज गति से नीचे फेंकते हैं। इससे रेत के भार के साथ ऊपर की ताजी हवा नीचे चली जाती है। इस हवा के जोर से नीचे की गर्मी हवा बाहर निकलती है। इस ताजी हवा का दबाव कुई के अंदर काम कर रहे चेलवांजी को राहत का एहसास करवाता है। आगे का प्रश्न, वर्षा न होने पर कुई में पानी कहाँ से आता है? सर, राजस्थान में तो बारिश ही नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो ये पानी कहाँ से आता है कुआं? जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, वहाँ झरनों में, तालाबों में पानी का संग्रह होता है, जमीन में पड़ी फाट में धीरे धीरे पानी नीचे चला जाता है, मिट्टी में वो संग्रहित होता है। पर रेती में जहाँ बारिश ही नहीं है वहाँ पानी कैसे होता है? तो उसका आंसर सुनिए। जब भी वर्षा होती है तो पानी की बूंदें रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। नीचे खाड़िया पत्थर की पट्टी में पहुंचकर यह नमी अटक जाती है। पत्थर की सतह इस नमी को नीचे नहीं जाने देती। इसी स्थान पर कुई की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर बूंद बूंद करके कुई में एकत्र हो जाता है। इस नमी से बूंद बूंद पानी वहां इकट्ठा होता रहता है। वर्षा न होने पर भी यह प्रक्रिया जारी रहती है। कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, तो जब वर्षा होती है, जब भी होती है, तो रेत से निकलते हुए पानी नीचे की ओर जाता है और वहां बढ़िया पत्थर, क्या लिखा है कि पत्थर की समम, के पत्थर की पट्टी में पहुंचकर, खड़िया पत्थर, कि राजस्थान की रेत के नीचे खड़िया पत्थर, सीधे सीधे पत्थर है, तो पत्थर के अंदर से तो पानी सूसा नहीं जाएगा। तो जहां बढ़िया पत्थर पानी को वही रेत में टिकाए रखता है, पानी को, तो कुई, ये खड़िया पत्थर के बाजू में कुई बनाई जाती है। तो उस कुई में क्या होता है, ये खड़िया पत्थर का पानी कुई में सोसा जाता है, कुई के जो रेत है उससे सोसा जाता है और नीचे भरा जाता है। और जैसे जैसे सोचता है, धीरे 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 ये जो कुई है उसमें पानी ऊपर की ओर उठता है। गुजरात में जैसे कुआं पानी भर जाता है वैसा नहीं, बहुत कम मात्रा में। राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है? अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की रेत की क्या विशेषता है। देखिए, इस रेत के कण बहुत बारीक होते हैं। ये कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है। आमतौर मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस चिपकने से मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में से भूमि की नमी भाप बनकर उड़ जाती है। रेत के कण अलग अलग रहते हैं, इस कारण इस रेत में दरारें नहीं पड़ती। अंदर की नमी अंदर ही रहती है। यह नमी कुइयों में पानी का स्रोत बनती है। जैसे एक माइनस पॉइंट है कि राजस्थान की रेत मरुभूमि है, रेत ज्यादा है, इसीलिए रेत पानी को नहीं सोखती है, तो उसमें संग्रह नहीं होता है। पर दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि रेत होने की वजह से उसमें दरारें नहीं पड़ती। रेत के कण छोटे छोटे हैं, स्मूथली है, तो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तो जितने पानी नीचे की ओर गया, खड़िया पत्थर की वजह से और नीचे ना जाकर जो रेत में रहा, वो फाट, जमीन में दरारें न पड़ने की वजह से भाप बनकर उड़ नहीं जाता है, वो अंदर ही अंदर संग्रहित रहता है। इसी का फायदा होता है कि जब कुई का निर्माण होता है तो आसपास की रेत में जो पानी की बूंदे है वो सरक 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 कर कुई में आ जाती है, और जैसे ज्यादा जाती है कुई का पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। आगे का प्रश्न, मरुभूमि में वर्षा के पानी की मात्रा को कैसे मापा जाता है? मरुभूमि मतलब रेगिस्तान को मरुभूमि कहते हैं, कि रेगिस्तान में, मरुभूमि में पानी की मात्रा को कैसे मापा जाता है? हमारे यहाँ तो यहाँ यंत्र है, तो मापा जाता है कि भाई इतने
1 घंटे में कितनी इंच बारिश हुई। मरुभूमि में कैसे मापा जाता है, जहाँ बारिश ही बहुत कम होती है, कि मरुभूमि में वर्षा के पानी की मात्रा को इंच या सेंटीमीटर में नहीं मापा जाता। इसके कार्य के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे धरातल की वर्षा को नहीं बल्कि भीतर समाई वर्षा को मापा जाता है। कि रेत पे पड़ी हुई धरातल मतलब कि जमीन पर पड़ी हुई वर्षा को नहीं मापा जाता, क्योंकि वहाँ वर्षा ही बहुत कम होती है। इसीलिए वहाँ जो पानी में जो नमी है जमीन के अंदर, रेती के अंदर, उसको मापा जाता है, उसे कहते हैं रेजा। यदि इस भूमि पर इतनी पानी गिरे कि 6 उंगल भीतर तक समा जाए, उस वर्षा को 6 उंगल रेजा कहा जाता है। इस माप का कारण मरुभूमि का रेत, इस रेत में पानी की बूंदें धरातल पर नहीं भीग पाती। फिर से कहता हूं, कैसे मापा जाता है कि यदि इस भूमि पर इतना पानी गिरे कि 6 उंगल भीतर तक समा जाए, तो वह वर्षा को 6 उंगल रेजा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मरुभूमि, इस माप का कारण मरुभूमि की रेत में पानी तो टिकता नहीं है, इसीलिए जितना अंदर तक उतरेगा उतना रेजा पानी गिरा, ऐसा कहा जाएगा। आज के इस भाग में बस इतना। आने वाले भाग में एक ही प्रश्न होगा कि राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए, जिसमें शायद मुझे पूरे पाठ को आपको संक्षिप्त में बयां करना पड़े, पूरे पाठ को। तो प्रश्न 1 की शुरुआत में आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर पूरा पाठ ना कहते हुए प्रश्नों के उत्तर क्यों कह रहे हैं। तो ये एक ही प्रश्न ऐसा है जिसमें संक्षिप्त में मैं ऐसे ही आपको पूरे पाठ का सार कहूँगा और समझाऊंगा, जहाँ आपको ना समझ में आया हो उतना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।